गजा जंगबंदी के बावजूद जारी अलमिया। गजा की जंग को शुरू हुए तकरीबन 3 बरस होने को हैं, लेकिन इस जंग के जख्म आज भी ताजा हैं। एक तरफ इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के माहदे पर अमल दरामद की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ गजा में तबाही, मलबे तले दबे इंसानों और हजारों खानदानों के नामुकम्मल सोग की कहानियां अब भी सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या जंगबंदी वाकई गजा में अमन की तरफ पहला कदम बन रही है, या यह सिर्फ एक ऐसा वक्फा है जिसके दौरान अगले मरहले की शराइत तय की जा रही हैं। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें 7 अक्टूबर 2023 को वापस जाना होगा, जब हमास की क़यादत में मुसल्लह गिरोह ने जनूबी इसराइल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में तकरीबन 1200 इसराइली हलाक हो गए, जबकि 251 इसराइलियों को यरगमाल बनाया गया। इसराइल ने इस हमले के जवाब में गजा पर एक वसी फौजी कार्रवाई शुरू की, जो तवील जंग में तब्दील हो गई। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इस जंग में अब तक 73,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गजा में होने वाली कार्रवाइयों को फलस्तीन और बाज बैन अवी हल्के नस्ल कुशी करार दे रहे हैं, जबकि इसराइल का मौकफ है कि इसकी फौजी कार्रवाई का बुनियादी मकसद हमास को खत्म करना और इसराइली शहरियों को मुस्तकबिल के हमलों से महफूज रखना है। लेकिन गजा की मौजूदा सूरत हाल का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ हलाकतों की तादाद नहीं, बल्कि वो लोग भी हैं जो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। हाल ही में गजा में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस जंग की तबाही को एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। वस्ती गजा में अबू शरिया और अल हुसैनिया खानदानों के 112 अफराद की इज्तमाही नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल थे। ये वो लोग थे जो 2023 में एक इजरायली हमले में मारे गए थे, लेकिन इनकी लाशें तकरीबन 3 बरस तक मलबे तले दबी रहीं और अब जाकर उन्हें निकाला जा सका है। ये सिर्फ 112 अफराद का जनाजा नहीं था, बल्कि इन हजारों फलस्तीनियों की याद भी थी, जिनके बारे में अब भी कहा जा रहा है कि वो गजा के मलबे तले दबे हुए हैं। अंदाजा है कि 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। ये आदाद शुमार बताते हैं कि जंगबंदी के बावजूद गजा की जंग खत्म नहीं हुई। बमबारी कम हो सकती है, फौजी कार्रवाइयां महदूद हो सकती हैं, लेकिन जंग के असरात अभी कई बरस तक मौजूद रहेंगे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए मंसूबों के तहत गजा में जंग खत्म करने, हमास को गैर मुसल्लह करने और मरहलावार इजरायली फौज के इनखला की बात की गई है। लेकिन इस मंसूबे पर अमल दरामद का सबसे बड़ा मसला यही है कि दोनों फरीक माहदे की तरतीब और शराइत को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। अमरीका की क़यादत में कायम बोर्ड ऑफ पीस ने वादे किया है कि गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने के बाद ही होगा। बोर्ड ऑफ पीस के मुताबिक इजरायली फौज येलो लाइन के पीछे उस वक्त जाएगी जब हमास के असलहा को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसमें सिर्फ हल्के हथियार ही नहीं,
बल्कि भारी हथियार और सुरंगें भी शामिल हैं। ये येलो लाइन दरअसल वो हदबंदी है जिसके पीछे इजरायली फौज गजा में अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए। अमरीकी मंसूबे का बुनियादी तस्वुर यह है कि गजा में मुसल्ह हुक्मरानी का खात्मा हो, हमास और दीगर मुसल्ह गिरोह अपने हथियार छोड़ें और इसके बाद गजा को एक शहरी इंतजामिया के हवाले किया जाए। यानी मुस्तकबिल का गजा बंदूक के जरिए नहीं बल्कि एक सिविल इंतजामिया के जरिए चलाया जाएगा। हमास का मौकिफ है कि इसराइल पहले अपने वादे पूरे करे, यानी हमले मुकम्मल तौर पर बंद हो, इजरायली फौज गजा से निकले और माहिदे के दूसरे हिस्सों पर अमल दरामद शुरू हो। इसके बाद ही हमास अपने हथियारों के मामले पर आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब इसराइल कहता है कि जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होती, इसकी सुरंगें खत्म नहीं की जाती, इजरायली फौज गजा से मजीद पीछे नहीं हटेगी। यूं असल तनाज़े ये नहीं है कि अमन होना चाहिए या नहीं। असल मसला यह है कि अमन का तरफ पहला कदम कौन उठाए। हमास कहती है पहले इजरायली हमले बंद करे, तो फिर इजराइल कहता है कि पहले हमास हथियार डाले। लेकिन मसला सिर्फ हमास और इजराइल के दरमियान इख्तलाफात का नहीं है। इजरायली सियासत भी इस पूरे मामले में गहरा असर डाल रही है। इजरायली हुकूमत पर इसके सियासी हामियों की जानिब से दबाव है कि गजा में मुकम्मल फतेह हासिल की जाए। ऐसे में हुकूमत के लिए हमास के साथ किसी ऐसे समझौते को कबूल करना आसान नहीं जिसे इसके सियासी मुखालफिन या सख्त गिर हल्के कमजोरी समझे। दूसरी तरफ हमास और दीगर फलस्तीन गिरोह भी अपने हथियारों को महज एक फौजी मसला नहीं बल्कि अपनी बका और मुस्तकबिल की सियासी हैसियत से जोड़ते हैं। यही वजह है कि गैर मुसल्लह होने के सवाल पूरे माहदे का सबसे मुश्किल मरहला बन गया है। इस सूरत हाल में गजा के आम फलस्तीनियों की हालत सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। एक तरफ आलमी सतह पर अमन मंसूबों, मुज़ाकरात, इजरायली इनखला और हमास के गैर मुसल्लह होने पर बहस हो रही है। दूसरी तरफ गजा के शहरी पूछ रहे हैं कि इनकी जिंदगी कब मामूल पर आएगी। क्या गजा की तामीर नौ होगी? क्या फलस्तीनियों को इनके घरों में वापस जाने का मौका मिलेगा? क्या गजा में एक काबिल कबूल सिविल हुकूमत कायम होगी? क्या हमास को मुकम्मल तौर पर सियासी अमल से बाहर कर दिया जाएगा या फलस्तीनी सियासत में इसका कोई किरदार बाकी रहेगा? और सबसे अहम सवाल, इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान तनाज़े का मुस्तकिल सियासी हल क्या होगा? क्योंकि अगर सिर्फ हमास के हथियार छीन लिए जाएं लेकिन फलस्तीनी मसले का सियासी हल ना निकाला जाए तो यह मुमकिन है कि एक जंग खत्म हो लेकिन तनाज़े खत्म ना हो। इस वक्त अमेरिका खुद को अमन के जामिन के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत सबको मालूम है। वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा इम्तहान यही है कि वो इसराइल और हमास दोनों के माहदों की शराइत पर अमल करने के लिए किसी हद तक मजबूर कर सकता है। हमास कहती है कि वो जंग बंदी के दूसरे मरहले की तकमील के लिए पुरअज़्म है और वो अमरीकी नुमाइंदे निकोले मलाड यूनुफ और दीगर सालिसों की जानिब से वाज़ेह और सरकारी जवाब का मुंतजर है। देखना अब यह है कि गजा में ऊंट किस करवट बैठेगा।
आपको मेरी बात का ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें और देखते व सुनते रहिए मेरी बात